Hello students, first of all I would like to introduce myself. My name is Virendra Ajmera. I am a lecturer of English and today I am going to teach you present indefinite tense. इस टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था इनडेफिनिट, अनिश्चित, यानी जिसमें क्रिया के लगातार होने का भी पता नहीं चले, क्रिया के पूरा होने का भी पता नहीं चले और क्रिया के पूरा लगातार होने का भी पता नहीं चले, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। या आप इसे कह सकते हैं कि इसे पहचानने का सिंपल तरीका है डेली रूटीन। डेली रूटीन के वाक्य, हैबिचुअल एक्शन के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। यहां पर अब हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का क्या मतलब है? अब कोई कहते हैं कि साधारण दिखता है वो साधारण वाक्य है। साधारण और असाधारण का मतलब नहीं है, इसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, और अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में आप क्रिया के होने को स्वीकार कर रहे हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसे एक नाम और दे सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया को सकारात्मक रूप में बोला जा रहा है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? जिस वाक्य में क्रिया को पॉजिटिव रूप में बोला जाता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें अगर सब्जेक्ट आई व प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न आता है आई का, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाता है कि आई सिंगुलर है प्लूरल है, बहुत से बच्चे बोलते हैं प्लूरल है। आई कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। आई यानी मैं, कोई भी व्यक्ति बोलेगा, भारत का प्रधानमंत्री भी बोलेगा आई, तो वो एक ही है। आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन अधिकतर वाक्यों में इसमें रूल प्लूरल का लगता है, इसलिए लिखा हुआ है आई व प्लूरल। तो आई व प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाएगा। और हमें सीखना क्या है यहाँ पर? एस, ईएस या आईएस का प्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएस का प्रयोग। यदि क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड आए, यदि क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गो, ओ आ रहा है, टीच, सी एच आ रहा है, पुश, एस एच आ रहा है, एनग्रोस, डबल एस आ रहा है। एनग्रोस का मतलब होता है तल्लीन होना। वैक्स, वैक्स का मतलब होता है परेशान करना, एक्स आ रहा है। बज, मक्खी का भिनभिनाना बज कहलाता है, जेड आ रहा है। तो इन रूल्स को, इन लेटर्स को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। यदि क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये जोड़ते हैं। गो में आया तो यस लगाया, टीच में आया यस लगाया, पुश में आया यस लगाया, एनग्रोस में यस लगाया, वैक्स में यस लगाया और बज में यस लगाया। ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड, सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए आपको। अब बात करते हैं आईएस का प्रयोग। तो इसका प्रयोग क्या है? यदि क्रिया के अंत में वाई आए तो y को हटाकर
IES लगाते हैं। ये हमारा सामान्य नियम है कि यदि क्रिया के अंत में y आए तो y को हटाकर IES लगाते हैं। लास्ट में अगर क्रिया के अंत में y आ रहा है तो y को हटाकर IES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राई, y आ रहा है, y हटेगा IES लगेगा। फ्लाई, y हटेगा IES लगेगा। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब होता है जहां पर वो नियम लागू नहीं होता। वो अपवाद क्या है? यदि y से ठीक पहले कोई वोवल्स A, E, I, O, U आए तो फिर आपको इस नियम को अप्लाई नहीं करना है, फिर y के बाद s लगेगा। सामान्य नियम ये कहता है कि यदि क्रिया के अंत में y आए तो y को हटाकर IS लगाते हैं। लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये कहता है कि यदि y से ठीक पहले कोई वोवल्स आ जाए तो फिर y के बाद s का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्ले, y से पहले a आ रहा है, s लगेगा। स्टे, y से पहले a आ रहा है, s लगेगा। बाई, y से पहले u आ रहा है, s लगेगा। ये आपका IES का प्रयोग हो गया। तो S, ES और IES के प्रयोग में हमने ES का प्रयोग पढ़ लिया, IES का प्रयोग पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे S का प्रयोग। तो S का प्रयोग बिल्कुल सिंपल है। जहां पर ES का नियम लागू नहीं हो रहा, IES का नियम लागू नहीं हो रहा, वहां पर S का प्रयोग किया जाएगा। यानी सारा मार्केट अब किसके लिए खुला हुआ है? S के लिए खुला हुआ है। ES का प्रयोग लिमिटेड है। क्रिया के अंत में O, CH, SS, SS, X, Z आए तभी ES लगाते हैं। IS का प्रयोग भी लिमिटेड है। Y आए तो Y को हटाकर IS लगाते हैं। एक इसका एक्सेप्शन है। अब इन दोनों स्थितियों में के अलावा जो भी स्थिति आ रही है जिसमें इनका प्रयोग नहीं हो रहा, वहां सब जगह क्या लगेगा? S। जैसे टेक, तो आपको जब भी S, ES, IS चूज करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ES का प्रयोग हो रहा है क्या, ये आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। क्रिया के अंत में Y आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर S लगेगा। रन, ब्रिंग, परचेज, ये हमारा S, ES और IS का प्रयोग हो गया है। अजय रिश्वत लेता है। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टेंस में आ रहा है। जनरल एक्शन है, इसमें ना तो कंटिन्यूस का पता पड़ रहा है, ना परफेक्ट का पता पड़ रहा है, ना परफेक्ट कंटिन्यूस का पता पड़ रहा है। प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य है। तो अजय, इसकी वर्ब हो गई टेक। अब इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S, ES या IS का प्रयोग करना है। तो ES का प्रयोग भी नहीं हो रहा, IS का प्रयोग भी नहीं हो रहा, तो S लगेगा। अजय टेक्स, और रिश्वत को बोलते हैं ब्राइब। ब्राइब यानी रिश्वत। तुम दूसरों की चुगली करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। यू करता एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को बोला जा रहा है तब भी यू होगा, 10 को बोला जा रहा है तब भी यू होगा, सारी दुनिया को बोला जा रहा है तब भी यू होगा। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाता कि एक व्यक्ति को बोला जा रहा है या 10 व्यक्ति को बोला जा रहा है। तो इसका निचोड़ ये निकाला कि इसको हमेशा प्लूरल माना जाएगा। यू चाहे आप एक व्यक्ति को बोल रहे हो, चाहे आप 10 व्यक्ति को बोल रहे हो, चाहे 1000 व्यक्ति को बोल रहे हो, यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए प्लूरल। यू बैकबाइट अदर्स। मैं एक परचूनी की दुकान चलाता हूं। आई रन ए ग्रोसरी शॉप। इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनते हैं। कर्ता एक वचन होगा, फर्स्ट फॉर्म में S, ES, IS का प्रयोग होगा।
कर्ता बहुवचन या आई होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो डू में नोट लगेगा तो डोंट, और डज में नोट लगेगा तो डजंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि अब भूल जाना एस एस आई एस को। अब एस एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, एस एस आई एस का प्रयोग केवल सिंपल सेंटेंस में होगा, और वो भी तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। डोंट और डजंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई व प्लूरल के साथ डोंट आएगा और सिंगुलर के साथ डजंट आएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डोंट प्ले क्रिकेट। मेरी बहन खाना नहीं बनाती है। मेरी बहन खाना नहीं बनाती है, तो मेरी बहन तो सिंगुलर हो गया, माई सिस्टर। अब सिस्टर सिंगुलर आ गया तो डोंट की जगह डजंट का प्रयोग किया जाएगा। डजंट कुक फूड। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं हिंदी में और जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं। ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं और जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा, उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से की जाएगी। यानी सबसे पहले डू डज का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या से शुरू हो रहा है, इसका उत्तर या तो हाँ या में होगा या ना में होगा। तो डू यू नो मी। क्या सीता मुझे पसंद करती है? तो सीता सिंगुलर हो गया, क्या से शुरू हो रहा है, उत्तर यस या नो में होगा। तो डज सीता लाइक मी। और बाकी प्रश्न जो WH से शुरू होते हैं उसमें WH वर्ड आगे आएगा और बाकी सारा का सारा पैटर्न वैसे की वैसे उतर जाएगा। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? Why do you vex me? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न क्या से शुरू होगा, उत्तर हाँ या ना में होगा। डू की जगह डोंट आ जाएगा। और डज की जगह डजंट आ जाएगा। डू की जगह डोंट और डज की जगह डजंट। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं? नहीं करता हूं, क्या से भी शुरू हो रहा है, नहीं भी आ रहा है। डोंट आई हेल्प यू। तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते हो? Why don't you understand my problem?
इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बन गए, नेगेटिव सेंटेंस बन गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गए।